गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन जो क्वेश्चन दिए हैं हम इसमें जो सेट किए हैं वो हमेशा पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोग इसका फेयर भी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। इस क्रिया का समीकरण लिखना है। ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ये क्या होता है और इस क्रिया का हम लोग को क्या करना है, तो इस क्रिया का जो भी समीकरण है उसको लिखना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका डेफिनेशन। पेड़ पौधों द्वारा पर्णहरित के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, पर्णहरित के माध्यम, पर्णहरित होता है क्लोरोफिल, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो समीकरण है वो निम्न प्रकार से है। क्या है, तो CO2 H2O जो है, CO2 और H2O मिलकर के क्या बनाते हैं, तो C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मतलब एक प्रयोग करना है हमको, ठीक है, और उस प्रयोग के द्वारा हमको ये सिद्ध करना है कि जब हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो हमारे लिए क्लोरोफिल जो है बहुत आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश जो क्लोरोफिल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये चीज़ को हम लोग एक प्रयोग द्वारा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे। पत्ता कौन सा होगा, तो कोलियस का एक पत्ता होता है, ठीक है, उसको लेंगे और उस पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक वाटर बाथ लेंगे और उस वाटर बाथ में क्या करेंगे हम लोग, तो उस पत्ते को डाल देंगे जिसमें क्या होगा कि अल्कोहल में उबलना होगा। पत्ता जो है, पत्ता को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल इसमें होगा और अल्कोहल में उसको उबालेंगे। किस पे, आग रहेगा और आग पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल डाला रहेगा इसमें और उसमें पत्ती को डाल के क्या करेंगे, हम लोग उबालेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये उबल जाएगा तो पत्ती को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पेट्रीजिन्स का नाम होता है, पेट्रीजिन्स का एक प्लेट की तरह आता है, उस पर हम लोग पत्ती होता है उसको निकाल कर रखेंगे और उस पर ना हम लोग आयोडीन का घोल डालेंगे बूंद बूंद करके। ठीक है, और जब उसको डाल देंगे तो पत्ती पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो पत्ती है वो हरा भाग जो है, उसका पत्ती का जो हरा भाग होगा वो गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और जब गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा तब हमको पता क्या चलेगा कि इस जो अभिक्रिया हुआ, ये प्रक्रिया हुआ, उसमें क्लोरोफिल जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग एक जो प्रक्रिया लिखा जाता है उसके तरफ कैसे लिखेंगे उसके थ्रू देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक पत्ता को कुछ देर गर्म पानी में उबाल कर गर्म अल्कोहल या स्प्रिट में रखकर वाटर बाथ में रख देंगे। धीरे धीरे स्प्रिट का रंग हरा हो जाता है क्योंकि पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल जाता है। जो पत्ती हरा रंग का था अब वो सफ़ेद हो जाती है। यानी हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, तो एक पत्ता लेना था। पत्ता कौन सा था, कोलियस का पत्ता था और उसको गर्म पानी में क्या करना था, उबालना था और गर्म जो अल्कोहल है उसमें डालकर रख देना था वाटर बाथ में। और धीरे धीरे हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्प्रिट का रंग है, यानी जो वाटर बाथ होगा उसका रंग देखेंगे तो क्या होगा, हरा हो जाएगा क्योंकि जो पत्ती है उसमें उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो क्या होगा, अल्कोहल के साथ मिल जाएगा, जिससे पत्ती का हरा रंग जो होगा वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। और जब इसे हम ठंडे पानी से धोकर इसके ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन जो होता है उसकी कुछ बूंद को हम डालेंगे तो हम पाते हैं कि पत्ती का हरा वाला भाग नीले रंग का हो जाता है। जो पत्ती के सफ़ेद वाले भाग
पर कोई असर नहीं होता है। मतलब अगर हम पत्ती पर कुछ बूंद जो है आयोडीन का डालेंगे, जहाँ पे हरा भाग होगा, अगर वहाँ पे पत्ती का रंग जो होगा वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी हरा वाला भाग क्या होगा, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और जो सफ़ेद वाला भाग है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल किस में होगा, हरा वाला में। अगर हरा वाला क्या होगा, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो जानेंगे कि हाँ क्लोरोफिल की उपस्थिति है। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। सफ़ेद वाले भाग में हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल इसलिए उपस्थित नहीं होगा क्योंकि वो क्लोरोफिल जो है अलग हो गया होता है। ठीक है, इसलिए उसमें संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इससे साबित यह होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के लिए, हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब एक और क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो आखिर कहाँ से जो है कच्ची सामग्री को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला देखिए क्या है, तो पहला है हमारा जल। ठीक है, पहला क्या है हमारा जल। तो पौधे जो है इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी पौधे जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने जड़ से, भूमि से। ठीक है, और CO2 उसके बाद दूसरा क्या है, CO2 जो कि पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है क्या कि सूर्य का प्रकाश, तो पौधे इसे सूर्य के प्रकाश के फोटोन ऊर्जा के कणों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण विधि का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है इसमें क्या कि जो अमीबा है उसका भोजन क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अमीबा में पोषण की विधि क्या होती है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए अमीबा का भोजन जो है वो छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, एल्गी, अन्य जैसे पौधों का मृत या जानवर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अमीबा जो है उसका भोजन क्या है, तो अमीबा का भोजन जो है छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े हैं, बैक्टीरियाज हैं, डायटम है, एल्गी हैं, और अन्य जो पौधे होते हैं या मृत जानवर होते हैं, तो उन्हीं के क्या है, उन्हीं का ये चीज़ जो है वो भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि अमीबा में भोजन के जो पोषण होती है उसकी 3 विधियाँ होती हैं। तो पहला विधि क्या होता है, अंतर्ग्रहण फर्स्ट विधि होता है। तो अंतर्ग्रहण के अंदर क्या क्या होता है देख लेते हैं। अमीबा में भोजन के अंतर्गत अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसे कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा मुंह जो है ये एक निश्चित स्थान है, हम यहीं से खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन अमीबा में क्या होता है कि कोई भी ऐसा जो है निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन शरीर के किसी भी स्थान से भोजन ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो शरीर के किसी भी भाग से क्या कर सकता है, तो भोजन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ मुख से ही क्या कर सकते हैं, भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, तो निश्चित स्थान है, लेकिन अमीबा के अंदर क्या है, तो निश्चित स्थान नहीं है। वो शरीर के किसी भी भाग से क्या कर सकता है, अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। तो अंतर्ग्रहण के अंतर्गत ये आता है। दूसरा क्या है, पाचन। दूसरा है पाचन की विधि। देखिए, भोजन जब अमीबा में बिल्कुल समीप होता है तब भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण होता है। कुटपादों से तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें भोजन के साथ जल्दी बनता है। मतलब अमीबा के पास जैसे ही भोजन पहुंचता है, मान लो कि ये भोजन है, ठीक है, 1 मिनट, ये भोजन है, ठीक है, और जैसे जैसे ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये अमीबा हो गया मान लो, ठीक है। तो ये भोजन जो है जैसे जैसे पास पहुंचते जाएगा पास, तो ये जो है ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे फैलते जाएगा, ऐसे फैलते जाएगा, और फैलते फैलते एक पास जुट जाएगा, और ऐसे ही करके वो क्या कर लेगा, भोजन के पास एक जल्दी तैयार कर लेगा, ठीक है।
उत्पाद का निर्माण करके वो जल्द ही बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, बहिष्करण। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में चला जाता है। अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर के किसी भी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। मतलब जिस प्रकार से उसको खाने के लिए एक निश्चित स्थान नहीं होता है, उसी तरह उसके अंदर भी क्या होता है कि शरीर से जो है भोजन बाहर निकालने के लिए कोई अस्थायी छिद्र नहीं होता है। तो उसके शरीर में क्या होता है कि कोई भी एक जो है अस्थायी छिद्र का निर्माण हो जाता है, और जिससे क्या होता है, अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये चित्र को भी आपको बनाना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे अमीबा का चित्र बनाएगा, तो इसके अंदर केंद्रक होता है, और यहाँ पर क्या है, खाद्य कण यानी भोजन यहाँ है। ठीक है, उसके बाद देखिए भोजन के चारों ओर क्या कर रहा है, तो कूटपाद का इधर निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कूटपाद हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, तो खाद्य रिक्तिका और खाद्यकण के चारों ओर रिक्तिकाएं फैल जाती हैं धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है कि अंततः भोजन जो है क्या होता है, अंदर चला जाता है और वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब देखिए पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या जानना है कि पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली जो पोषण प्रक्रिया है, होने वाली जो विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां हैं, उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधियां एवं इसका उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब सजीव क्या करते हैं कि भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उसको प्राप्त करने की विधि और उसका उपयोग जो है क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और सजीवों में क्या होता है कि जो सजीव होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधियां होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा था नोट्स में। ठीक है, पहला हमारा विधि क्या है, तो स्वपोषी पोषण। अगर आप लोग जो है इसका नोट्स नहीं पढ़े हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, दूसरों पर वो निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं वो लोग अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। उसके बाद है दूसरा क्या है कि परपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी। मीन्स कि वैसे जीव, ठीक है, परपोषी को हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। ठीक है, परपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी। सॉरी, देखिए उसके बाद है परपोषी के भी मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग परपोषी के भी जो मुख्य प्रकार है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है मृत जीवी पोषण। इसमें क्या होता है, तो इसमें जीव मृत जंतु एवं पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ऐसे जीवों को मृत जीव या अपघटित कहते हैं। मतलब मुख्य रूप से इस टॉपिक में ये बात कह रहा था कि वैसे जीव जंतु जो मृत होते हैं, जो मरे हुए जंतु होते हैं, पादप होते हैं, और उनके शरीर से भोजन अपना तैयार करते हैं, उससे अपना भोजन लेते हैं और उसी से अपना भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मृत जीवी। ठीक है, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गए, तो इसमें आते हैं, किसमें, तो मृत जीवी पोषण में। उसके बाद है परजीवी पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीव और जिनके शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। जैसे
एंट अमीबा हिस्टोलिका मलेरिया परजीवी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक जीव जो है दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और उनसे क्या करते हैं कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो भोजन देता है उसको हम लोग पोषी कहते हैं। तो यही कह सकते हैं कि जब एक जीव जो है दूसरे जीव के संपर्क में आ करके अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा क्या कि प्राणी पोषण क्या है। तो जीवों में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में विशेष अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी पोषण। इस विधि में क्या होता है कि जंतु, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, पोषण करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कि पोषण क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन जो था चारों ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक दो क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को लिखें। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि सब हम लोग को क्या करना है कि पाचन तंत्र का एक स्वच्छ चित्र बनाना है, और उस चित्र को बना करके क्या करना है, तो पाचन की प्रक्रिया को दिखाना है। तो देखिए पहले हम लोग प्रक्रिया लिख लेते हैं, फिर चित्र हम बता देंगे आपको। तो देखिए पहला है, मानव का आहार नाल मुख्य गुहा से शुरू होकर रेक्टम में समाप्त होता है। यानी मानव का जो आहार नाल है, यानी खाने वाला जो होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, और कहाँ पे समाप्त होता है, तो रेक्टम के पास। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन मुख गुहा में लार से सनकर निगल द्वार द्वारा अमाशय में पहुँचता है, और जब हम भोजन जो है मुख में डालते हैं तो वहाँ पर लार से सनकर निगल द्वार से होकर अमाशय में पहुंच जाता है। और जहाँ क्या होता है कि कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है प्रमुख होता है। और जब अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में हम लोगों ने पढ़ा था, नोट्स में सब देखे थे कि बहुत ऐसे प्रकार की क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, जिसमें से प्रमुख क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन जो है अग्नाशय से होकर कहाँ पहुंचता है, तो छोटी आंत तक पहुंचता है। छोटी आंत में ही भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है संपूर्ण, तो छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत से। उसके बाद जब संपूर्ण रूप से पाचन किस में हो जाता है, छोटी आंत में, तो छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुंचता है, तो बड़ी आंत में, जहां भोजन का रेक्टम में अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन मल द्वार के रास्ते निकल जाता है। अपचा हुआ, यहाँ अ होगा, ठीक है। अपचा, देखो जहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन जो है पच जाता है, लास्ट टाइम क्या होता है कि रेक्टम होता है, वहाँ पर जो है सारा जो बड़ी आंत होता है, वहाँ पर जितना भोजन होता है पच जाता है। जो अपचा भोजन होता है वो मल द्वार के रास्ते कहाँ चला जाता है, तो बाहर निकल जाता है। और इसी प्रकार आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी इसी प्रकार क्या होती है, तो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इसका चित्र देखिए यहाँ है, ये जो है यही फिगर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर को बना लीजिएगा और वो जो हम लिखवाए हैं उसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ब्रिक के बारे में, ठीक है, कि ब्रिक क्या होता है। तो देखिए ब्रिक या नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन की कार्य विधि क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन। नेफ्रॉन की रचना लिखना है तथा उसकी कार्य विधि को भी लिखना है। तो देखिए नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन या फिर ब्रिक, नेफ्रॉन बोले या ब्रिक बोले, तो लगभग इसमें क्या होती है, 1,00,000 ब्रिक नलिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक ब्रिक नलिकाओं का आरंभ प्याले जैसे रचना से होता है, और जितने भी ब्रिक होती हैं उनका प्याले जैसे रचना से निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूमेन स्पूट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ नामक रक्त कोशिकाओं में
रक्त कोशिकाओं के एक जाल से घिरे होते हैं। मतलब ये किस चीज़ से घिरे होते हैं? जो वुमेन स्पूट होते हैं वो कोशिका नामक एक गुच्छ होता है और वो रक्त कोशिकाओं के जाल से घिरे होते हैं। और इसका जो वृक्क होते हैं, वृक्क नलिकाओं के कार्य में एक समीपस्य और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं। उसके बाद है 2 भाग होते हैं, कौन कौन? तो एक समीपस्य और एक दूरस्थ। समीपस्य भाग के नीचे का जो आकार होता है वो अवरोही चाप कहलाता है। यानी समीपस्य भाग जो होता है उसके नीचे का जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवरोही चाप। और जो प्रांतस्य भाग होता है उसको अधिचाप कहा जाता है। अवरोही और अधिरोही चाप के बीच में एक विशेष भाग होते हैं जिसको हेनेल चाप कहते हैं। अधिरोही चाप की संग्राहक नली जो अधिरोही चाप होता है वो आगे जाकर कहाँ खुलता है? तो संग्राहक नलिका में खुलता है। ठीक है, इसका भी पिक आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको बना दीजिएगा, वो नोट लिख लीजिएगा और उसके बाद इस फिगर को बना लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था? तो ये जो होता है संग्राहक वाहिका यहाँ है। ठीक है, यहाँ कोशिका गुच्छ हो गया, कोशिका गुच्छ, यहाँ वुमेन स्पूट हो गया और यहाँ वृक्क धमनियाँ हो गया, वृक्क सीरा हो गए और यहाँ से क्या है? वृक्क धमनी है। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर के सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हम बताए हैं पाँचों का पाँचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा। आपको जो आएगा एग्ज़ाम उसमें बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।